तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, नीट 2026 स्कैम। मतलब सोचिए, 22 लाख स्टूडेंट्स, उनकी दिन रात की मेहनत, उनके डॉक्टर बनने के सपने, सब कुछ एक झटके में दांव पर लग गए। ये ना सिर्फ एक एग्जाम पेपर लीक होने की बात नहीं है, बात है उस भरोसे की जो हर स्टूडेंट इस सिस्टम पर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे स्कैंडल की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। कहानी शुरू होती है एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, 2 मई 2026। केरल में बैठा एक एमबीबीएस स्टूडेंट बहुत ही कैजुअली अपने पिता को एक फाइल भेजता है। अब ये पिता कौन है? ये राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। सीकर, जो आपको पता ही है मेडिकल कोचिंग का कितना बड़ा हब है। उस समय ना किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो भारत के सबसे बड़े एग्जाम की धज्जियां उड़ाने वाली है। व्हाट्सएप पर उस फाइल के साथ बस एक लाइन लिखी थी, सीकर से दोस्त ने भेजे हैं, यही क्वेश्चंस कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, पिताजी ने जब ये देखा तो उन्होंने इसे शुरुआत में सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा यार हर साल की तरह इस बार भी कोई वायरल गेस्ट पेपर घूम रहा होगा, होता है ना ऐसा। उन्होंने इसे बस एक अफवाह समझा और इग्नोर कर दिया। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि नीट जैसे हाई सिक्योरिटी एग्जाम का पेपर इतनी आसानी से लीक हो जाएगा, राइट? भाग 1, नीट से एक रात पहले। अगली सुबह कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पिताजी ने बिना ज्यादा सोचे समझे वो पेपर अपने हॉस्टल के कुछ बच्चों को दे दिया। एग्जाम का दिन नॉर्मल रहा, बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन असली झटका, असली शॉक तब लगा जब एग्जाम के बाद कोचिंग टीचर्स उस पेपर को सॉल्व करने बैठे। वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। 135, ये नंबर सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बायोलॉजी का तो पूरा का पूरा सीक्वेंस मैच कर रहा था। केमिस्ट्री के सवाल हूबहू वही थे। टोटल 180 सवालों में से करीब 135 सवाल वर्ड फॉर वर्ड मैच हो गए। मतलब ये कोई तुक्का या इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। इसी पल ये साबित हो गया कि पेपर सच में आउट था, और जो बात कुछ घंटों पहले तक एक कोरी अफवाह लग रही थी, वो अब एक बहुत ही भयानक हकीकत बन चुकी थी। भाग 2, कथित लीक की कहानी। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे विवाद का असली पर्दाफाश। देखिए, जांच रिपोर्ट्स जो कह रही हैं ना, उसके हिसाब से ये कोई छोटी मोटी चोरी या शौकिया चीटिंग नहीं थी। ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिंडिकेट का काम था, जिन्होंने सिस्टम की एक एक सिक्योरिटी लेयर को बहुत ही शातिर तरीके से तोड़ा था। अब समझते हैं कि ये हुआ कैसे। शुरुआत कथित तौर पर महाराष्ट्र के नासिक से हुई। वहां प्रिंटिंग प्रेस के पास हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल करके पेपर स्कैन किया गया, ताकि सीसीटीवी और मॉनिटरिंग सिस्टम को चकमा दिया जा सके। फिर ये डेटा गुड़गांव भेजा गया। वहां बड़ी ही चालाकी से इन सवालों को एक गेस्ट पेपर का रूप दिया गया, कुछ असली कुछ नकली सवाल मिलाकर, ताकि किसी को शक ही ना हो। और वहां से ये सीधा पहुंचा राजस्थान के सीकर जैसे कोचिंग हब्स में बंटने के लिए। अब इस कथित स्कैम का अर्थशास्त्र देखिए। ट्रांसक्रिप्ट्स के दावों की माने तो पैसों का जो लेन देन हुआ है वो हैरान करने वाला है। फिजिकल पेपर तक एक्सेस पाने के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए की डील हुई, और जब यही पेपर सीकर पहुंचा तो मांगीलाल और दिनेश नाम के 2 लोगों के बीच करीब 30 लाख रुपए की बात सामने आई। मतलब आप समझ रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम को हम इतना पवित्र मानते हैं, उसे कैसे एक मुनाफे वाले काले बाजार में बदल कर रख दिया गया। इस पूरे स्कैंडल की सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? वो फासला जो इसने पैदा कर दिया। एक तरफ वो ईमानदार स्टूडेंट है जो रात के 3-3 बजे तक जागकर अपनी आंखें फोड़ रहा है, कॉफी पीकर नींद भगा रहा है और अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के दम पर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए ये महापरीक्षा पास कर रहे हैं। ये ना सिर्फ एक बेईमानी है, बल्कि उन लाखों बच्चों की सालों की कड़ी मेहनत का सरेआम मर्डर है। भाग 3, मैसेजेस का जाल। अब जाहिर है इतनी बड़ी बात छुपने तो वाली थी नहीं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने इसे एक लोकल हॉस्टल की घटना से उठाकर पूरे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट बना दिया। अगर हम टाइमलाइन को देखें ना, तो सबसे पहले दिन जिस पिता ने वो पेपर वेरीफाई किया था, वो भागकर लोकल पुलिस के पास गए। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं। कहा गया कि अफवाह मत फैलाओ, और वापस भेज दिया। सोचिए, अगर उसी दिन उसी वक्त प्रॉपर एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। इस कथित देरी ने मामले को इतना बिगड़ने दिया कि हफ्तों बाद जब एनटीए और राजस्थान एसओजी के हाथ में बात आई, तब तक डैमेज पूरी तरह से हो चुका था। जांच एजेंसियों ने जब व्हाट्सएप मैसेजेस खंगाले तो एक टैग ने सबके होश उड़ा दिए, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, मतलब कई बार आगे भेजा जा चुका है।
जांच के दावों में तो यहाँ तक कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये पेपर एग्जाम से हफ्तों पहले आ चुका था। ये छोटा सा व्हाट्सएप टैग ना 22 लाख स्टूडेंट्स के भरोसे को तोड़ने के लिए काफी था। ये साफ बता रहा था कि पेपर कोई 1-2 लोगों तक नहीं बल्कि अनगिनत फोन्स तक पहुंच चुका है। भाग 4, गुस्सा और आरोप। अब भाई इसके बाद जो होना था वही हुआ। पूरे देश में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते इस मुद्दे ने एक बहुत ही भयंकर राजनीतिक रूप ले लिया। ऊपर से अधिकारियों के अजीबोगरीब बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। कोई कह रहा था बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, कोई कह रहा था कि नहीं, बस थोड़े बहुत सवाल मैच हुए हैं। इस पूरे कंफ्यूजन ने पब्लिक के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और इसी बीच सोशल मीडिया पर कथित आरोपियों की कुछ तस्वीरें राजनेताओं के साथ वायरल होने लगी। कई दावों में आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन भी जोड़ा गया, जिससे लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि कहीं रसूखदार लोग इस जांच को दबा ना दें। लेकिन यहाँ हमें बहुत ऑब्जेक्टिव रहना होगा, ठीक है? किसी नेता के साथ तस्वीर खिंचवा लेने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, राइट? न्याय सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष जांच से तय होता है। हमारा काम तथ्यों को समझना है, बिना कोई जल्दबाजी में फैसला सुनाए। भाग 5, विश्वास का संकट। राजनीति और आरोपों से हटकर अगर हम वापस इसके इंसानी पहलू पर आएं, तो ये मामला सीधे तौर पर हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम के भविष्य पर सवाल उठाता है। एक डॉक्टर के हाथों में हम अपनी जान सौंपते हैं। अगर उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता ही इतना भ्रष्ट और करप्ट हो जाएगा, तो जरा सोचिए हमारे समाज के स्वास्थ्य का आगे क्या होगा। इस पूरे बवाल के बीच एक शब्द ने स्टूडेंट्स को अंदर तक तोड़कर रख दिया, री एग्जाम, यानी फिर से परीक्षा। मतलब वो ईमानदार स्टूडेंट्स जो पहले ही मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके हैं, उन्हें उस जुर्म की सजा दी जाए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। अफवाहों के बीच उन बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था। कईयों ने तो इतने निराशा में आकर अपनी किताबें, अपने नोट्स तक बेच डाले। ये कहाँ का इंसाफ है कि गलती कोई और करे और सजा लाखों बेकसूर छात्रों को भुगतनी पड़े। आज भी ये 2 सबसे बड़े सवाल सिस्टम के सामने मुंह बाए खड़े हैं। इसके लिए असली जिम्मेदार कौन था और ये पूरा नेटवर्क असल में कितना बड़ा था? 22 लाख स्टूडेंट्स आज भी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस पूरे करप्शन को जड़ से उखाड़कर फेंका नहीं गया ना, तो ये हमारे पूरे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। और अंत में ये पूरा मुद्दा, ये पूरा स्कैंडल इसी एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या इस सिस्टम में मेहनत सच में मैटर करती है? इस स्कैम ने स्टूडेंट्स को उनका सिलेबस तो नहीं, लेकिन सिस्टम की एक बहुत ही डार्क, बहुत ही कड़वी सच्चाई जरूर सिखा दी। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खोया हुआ वो भरोसा वापस लाने के लिए हमें अभी कितना लंबा रास्ता तय करना है। इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।